सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पीएल शर्मा परिष्कार कॉलेज में आपका स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ हमारे परिष्कार वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगेन आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे परिष्कार कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखो स्टूडेंट्स, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर मैं बात कर रहा हूँ। बीकॉम फर्स्ट ईयर में एक आता है लेखांकन जो है उसकी अवधारणा ही क्या है, अकाउंटिंग क्या है। आपको पता है कि अकाउंटिंग जो है हमारी स्टार्ट कब हुई थी? वो स्टार्ट हुई थी 10 नवंबर 1494 को। 10 नवंबर 1494 को स्टार्ट हुई थी जब लूकास पेसियोली, जिसको फ्रा द लूका पेसियोली कहते हैं, उसने एक किताब लिखी थी समा द अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शनेट टू प्रोपोर्शनेटिका। और वो किताब जो थी वो गणित की किताब थी और उस गणित की किताब में एक चैप्टर हमारा लेखांकन का था, अकाउंटिंग का था। और उस एक चैप्टर की वजह से ही हमारी जो मैथमेटिक्स है, गणित है, वो लेखांकन की माँ है, मदर है। तो फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? लूकास पेसियोली है, जिसको हम फ्रा द लूका पेसियोली कहते हैं। लूकास पेसियोली जो है, उनका जो जन्म हुआ था, उनका जन्म इटली के वेनिस सिटी में हुआ था। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो किताब लिखी गई थी वो किताब भी इटालियन भाषा में थी, इटालियन लैंग्वेज में थी, यानी अंग्रेजी भाषा में नहीं थी। हमारी दुनिया अनजान थी उस समय लेखांकन के बारे में। लेकिन फिर उन्होंने दूसरी किताब और लिख दी जो कंप्लीटली लेखांकन की थी, और वो दूसरी किताब थी डी कंपोजिट स्क्रिप्चर। वो पूरी अकाउंटिंग की किताब थी, लेकिन वो भी इटालियन भाषा में थी, इटालियन लैंग्वेज में। 1543 में हुज ओल्ड कैसल जो एक व्यक्ति था, उसने डी कंपोजिट स्क्रिप्चर का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तब 1543 में दुनिया के सामने जो है एक लेखांकन की पुस्तक आई। लेकिन फिर भी अंग्रेजी की जो पूर्णतः पुस्तक है, जो कंप्लीटली इंग्लिश में लिखी गई है, वो है एडवर्ड जोन्स ने लिखी है, इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग 1795 में। तो हमारी जो अकाउंटिंग की शुरुआत हुई वो 15वीं शताब्दी में हुई थी, 1494 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लेखांकन की मूल उद्भव जड़ भी कहते हैं और संरचनात्मक लेखांकन के नाम से भी जाने जाते हैं। लेखांकन किसे कहते हैं? लेखांकन 1961 में AICPA आप जानते हैं, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने जो है डेफिनेशन दी है लेखांकन की। लेखांकन व्यवसाय के मौद्रिक लेन देनों की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका हम अभिलेखन करते हैं, जिसका हम वर्गीकरण करते हैं, जिसका हम सारांश निकालते हैं, जिसका हम विश्लेषण निर्वचन करते हैं और व्यवसाय के लिए निर्णय लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अभिलेखन में क्या आता है? जर्नल और साहित्य पुस्तकें आती है। वर्गीकरण में क्या आता है? खाता बही आता है। और जो सारांश है उसमें क्या आता है? तलपट और हमारे अंतिम खाते आते हैं, फाइनल अकाउंट आते हैं, वित्तीय विवरण आते हैं और कैश फ्लो भी उसी में आता है। और विश्लेषण निर्वचन में क्या आता है? कॉस्ट प्रवाह विवरण आते हैं, अनुपात विश्लेषण आते हैं और अन्य तकनीक जो हमारी लेखांकन की टेक्निक्स है वो इसमें शामिल करते हैं। कॉमन साइज, कंपेरेटिव, ट्रेंड एनालिसिस, वो किसका है? विश्लेषण निर्वचन का। उसके बाद हम उन सब के आधार पर व्यवसाय में निर्णय लेते हैं। तो लेखांकन का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है उपयोगकर्ताओं के लिए सूचनाओं का संवहन करना। और उपयोगकर्ता हमारे क्या होते हैं? एक आंतरिक उपयोगकर्ता होता है और एक बाह्य उपयोगकर्ता होता है। इंटरनल यूजर जो होता है वो संचालक होते हैं, प्रबंधक होते हैं, जो हमारे जो स्वामी होते हैं, मैनेजर होते हैं, वो जिसको प्रवर्तक होते हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो उपयोग करते हैं आंतरिक रूप से बिजनेस में, इंडस्ट्री में, एंटरप्रेन्योर में। लेकिन बाद में जो हमारे जो बाह्य उपयोग करता है वो कौन कौन से होते हैं? लेनदार है, देनदार है, जिसमें ऋणदाता है,
जो आपको पता है विनियोग करता है, सरकार है हमारी, आयकर विभाग है, जनता है, ये सब बाह्य उपयोग करता है। तो अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट है सूचनाओं को प्रदान करना, सूचना प्रोवाइड करना, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग से ही आपको पता है कि केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वित्तीय लेन देनों को डिफाइन करती है अकाउंटिंग। तो बेसिकली अकाउंटिंग जो है पुष्पालन से शुरू हुई थी, बुक कीपिंग में, जहां बुक्स हम मेंटेन करते थे और दोहरा लेखा पद्धति के आधार पर हम लिखे रहते थे। तो दोहरा लेखा पद्धति जो है पुष्पालन की रीढ़ की हड्डी है कि एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। लेकिन हमारी जो लेखांकन है उसकी रीढ़ की हड्डी क्या है? गैप है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसलिए लेखांकन कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों हैं। विज्ञान इसलिए है क्योंकि हमारी जो गैप आता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसके अंदर, उस पैरामीटर के अंदर हमारी लेखांकन होनी चाहिए। तो गैप सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसको 4 भागों में बांटा गया है। लेखांकन की मान्यताएं, लेखांकन की अवधारणाएं, लेखांकन के सिद्धांत और लेखांकन की परंपराएं। लेखांकन की मान्यताएं वास्तविक सिद्धांत होते हैं जिनका अगर पालन नहीं किया जाता है तो वित्तीय विवरणों में उल्लेख करना पड़ेगा। और लेखांकन की 3 मान्यताएं होती है, उसमें पहला है सुदीर्घ संस्थान, चालू व्यवसाय, दूसरा है उपार्जन, तीसरा सततता कि हम रेगुलर नियमों का पालन करेंगे। लेखांकन की अवधारणाएं हैं, वो अवधारणाएं क्या है? लेखांकन की अवधारणाएं जो है दृष्टिकोण या विचार होते हैं जिनका लेखांकन में सार्वभौमिक उपयोग होता है, व्यवसाय की लेखांकन में यूनिवर्सल यूज होता है। और वो हमारी कितनी होती है अवधारणाएं? 10 होती है, जिसमें सत्ता की अवधारणा, मुद्रा मापन की अवधारणा, लागत की अवधारणा, द्विपक्षीय अवधारणा, उधर से हमारी उपार्जन की अवधारणा, मिलान की अवधारणा, चालू व्यवसाय की अवधारणा, वसूली की अवधारणा और सत्यापन की अवधारणा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हमारे पास हमारे सिद्धांत आते हैं इसके अंदर गैप में, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में सिद्धांत, प्रिंसिपल्स। लेखांकन के जो सिद्धांत होते हैं वो सिद्धांत हमारे क्या होते हैं? 3 होते हैं सिद्धांत, जिसमें लेखांकन की नीतियां आती है, जिसमें हमारे गोल्डन रूल आते हैं, जर्नल के नियम, पाने वाले को डीआर करो, देने वाले को सीआर करो, समस्त खर्चों एवं हानियों को डीआर करो, समस्त लाभ एवं आय को सीआर करो, जो वस्तु आती है उसे डीआर करो, जो वस्तु जाती है उसे सीआर करो। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये चारों जो तीनों हैं ये किस में शामिल करते हैं? हमारे सिद्धांत में शामिल करते हैं। वैसे ही लेखांकन की परंपराएं होती है। परंपराएं केवल इसलिए पालन करते हैं कि हमारे वित्तीय विवरण अधिक सुंदर दिखे, बहुत अच्छी तरह दिखे, उनमें कुछ इनपुट्स अच्छा डले हुए। तो हमारे वित्तीय विवरणों को अच्छा बनाने के लिए लेखांकन की परंपराओं का पालन किया जाता है। परंपराएं, लेखांकन की परंपराएं दृष्टिकोण या विचार नहीं होते हैं, उनका लेखांकन में सार्वभौमिक उपयोग नहीं होता है। सिर्फ इसलिए बनाते हैं, इसलिए पालन करते हैं कि हमारे वित्तीय विवरण अधिक सुंदर दिखे। वेरी इंपॉर्टेंट है। हर हमारी 4 परंपराएं होती है। कौन कौन सी होती है? पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा, सारता की परंपरा, सततता की परंपरा, रूढ़िवादिता की परंपरा, 4 हमारी परंपराएं होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेखांकन में गैप, जिसको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। तो हमारी जो गैप है उस गैप की बात कर रहे हैं और उसमें भी आज हमारा टॉपिक है अवधारणाएं, जिसको हम क्या कहते हैं? लेखांकन की कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड विश्वविद्यालय परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न आए हैं। आप देखिए कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, देख लीजिए। किन्हीं 2 लेखांकन अवधारणाओं के नाम दीजिए। राजस्थान विश्वविद्यालय बीकॉम 2008 में आया है। आप देखिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। किन्हीं 2 लेखांकन अवधारणाओं के नाम दीजिए। लेखांकन की कोई 4 परंपराओं के नाम दीजिए। अगला सवाल राजस्थान यूनिवर्सिटी बीकॉम 2009 में आया है ये सवाल। मूलभूत लेखांकन की मान्यताओं के नाम दीजिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी बीकॉम 2004 में सवाल आया है। अब देखिए नेक्स्ट है रूढ़िवादिता संबंधी परंपरा से क्या हासिल है। राजस्थान विश्वविद्यालय बीकॉम 2010 में सवाल आया है। प्रत्येक डेबिट और उतना ही क्रेडिट होता है, ये किस अवधारणा पर आधारित है। राजस्थान विश्वविद्यालय में आप देखिए बीकॉम 2010 में सवाल आया है। नेक्स्ट प्रत्येक डेबिट का उतना ही क्रेडिट होता है, ये नियम किस अवधारणा पर आधारित है, उसकी व्याख्या कीजिए। देखिए सवाल रिपीट हो रहा है, लेकिन महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर 2016 में सवाल आया है। नेक्स्ट आगे देखिए चालू व्यवसाय की अवधारणा क्या है। बीकानेर यूनिवर्सिटी बीकॉम 2008 में सवाल आया, 2017 में आया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी बीकॉम 2012 में सवाल आया है। फिर आगे देखिए रूढ़िवादिता की परंपरा के उपयोगों के 4 उदाहरण दीजिए। आप देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी बीकॉम 2004 में सवाल आया है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्न पर टिप्पणी लिखिए।
चालू व्यवसाय की अवधारणा, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर 2018 में सवाल आया। राजस्थान यूनिवर्सिटी बीकॉम 2013 में सवाल आया, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत, आप देखिए, और ये महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर 2018 में सवाल आया है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। पृथक अस्तित्व की अवधारणा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, उसके बारे में टिप्पणी लिखी है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर 2018 में सवाल आया है। द्विपक्षीय अवधारणा क्या है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर 2018 में सवाल आया है। अब देखिए, लेखांकन की अवधारणाएं क्या है, राजस्थान विश्वविद्यालय बीकॉम 2010 में सवाल आया है। सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत क्या है, राजस्थान विश्वविद्यालय बीकॉम 2010 में सवाल आया है। आगे देखिए, लेखांकन अवधारणाओं से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लेखांकन की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं का वर्णन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान यूनिवर्सिटी बीकॉम 2015 में सवाल आया है। नेक्स्ट, आगे देखिए, कंपटीशन, प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी प्रश्न आए इससे रिलेटेड, और सीएमए फाउंडेशन 2018, किस अवधारणा के कारण मालिक की पूंजी पर ब्याज लगाया जाता है। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, मुद्रा मापन, सततता, रूढ़िवादिता, उपार्जन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका है, किस अवधारणा के कारण मानव संसाधन को व्यवसाय की संपत्ति नहीं माना जाता है। सीपीटी दिसंबर 2011 में सवाल आया है, सीपीटी के अंदर। अब देखिए, मिलान है, चालू व्यवसाय, मुद्रा मापन, उपार्जन, कौन सा है, ये सब कॉन्सेप्ट, सब प्रश्नों का हल आपके सामने होगा जब हम सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट को ढंग से समझना है। देखिए अगला सवाल, लेखांकन समीकरण आधारित है, सीपीटी दिसंबर 2011 में सवाल आया है, चालू व्यवसाय की अवधारणा पर, द्विपक्षीय अवधारणा पर, फिर आगे मुद्रा मापन की अवधारणा पर, उपार्जन, सभी क्या है इसका आंसर देखना है हमें, वेरी इंपॉर्टेंट है। उपार्जन की अवधारणा के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, सीपीटी दिसंबर 2010 में सवाल आया है। आगम माइनस खर्चे बराबर लाभ, आगम माइनस लाभ बराबर खर्चे, बिक्री माइनस सकल लाभ बराबर आगम, आगम बराबर लाभ प्लस खर्चे, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेखा समीकरण आधारित है, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, देखो और अदर कंपटीशन में भी, पूर्व प्रतियोगिता परीक्षाओं में अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट 2011 में सवाल पूछा गया है। क्या पूछा गया है, लेखा समीकरण किस पर आधारित है, लागत अवधारणा पर, पृथक अवधारणा पर, उपार्जन अवधारणा पर और द्विपक्षीय अवधारणा पर, किस अवधारणा पर आधारित है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको देखना है। दूसरा सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यवहार का परिणाम संपत्तियों में वृद्धि तथा दायित्व में वृद्धि होता है। अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2011 में सवाल आया है और लिखा है, क्या ऑप्शन दे रखे हैं, ख्याति खाते का अपलेखन, देनदारों से वसूली, फर्नीचर का उधार करे, लेनदारों को भुगतान, किससे हमारा क्या होता है कि लिखा है कि संपत्तियों में वृद्धि और दायित्व में भी वृद्धि होती है, आपको देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेखांकन समीकरण आधारित है, अब देखिए सीपीटी दिसंबर 2011 में सवाल आया है, चालू व्यवसाय की अवधारणा पर, द्विपक्षीय अवधारणा पर, मुद्रा मापन की अवधारणा पर, उपयुक्त सभी, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब देखिए, लेखांकन की रीढ़ की हड्डी का नाम गैप है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत। लेखांकन जो है व्यवसाय की भाषा है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, और लेखांकन का जो कार्य होता है सर्विस प्रोवाइड करना, सेवा प्रदान करना। लेखांकन कला, विज्ञान और वाणिज्य है। लेखांकन का कार्य प्रबंध वर्ग द्वारा किया जाता है, जबकि पुस्तपालन का कार्य लिपिक वर्ग द्वारा किया जाता है। तो आप देखिए, लेखांकन की रीढ़ की हड्डी का नाम क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, गैप कहते हैं, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत। और आप देखिए, इसी के कारण लेखांकन को साइंस कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि हमारे जो पैरामीटर्स हैं, हमारे जो भी लेन देन है, जो भी ट्रांजैक्शन है, वो अगर गैप में आते हैं तो हम उनको रिकॉर्ड करेंगे, हम उनको उन पर एनालिसिस करेंगे, उन पर डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर जो गैप में नहीं आते हैं उस पर डिसीजन नहीं लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए गैप की वजह से लेखांकन को विज्ञान कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत, जिसके मैं बात भी कर चुका हूं कि सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत में 4 आइटम को इंक्लूड करते हैं। पहला आइटम क्या है, पहली बात क्या है, लेखांकन की मान्यताएं, दूसरा लेखांकन की अवधारणाएं, तीसरा लेखांकन के सिद्धांत और चौथा लेखांकन की परंपराएं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये आपको देखना है, आपको समझना है। देखिए, गैप का सही क्रम क्या है, देखो सवाल आता है कि गैप का सही क्रम क्या है। तो आप देखिए, पहले क्या आती है, लेखांकन की मान्यताएं आती है। क्या आती है, लेखांकन की मान्यताएं।
दूसरा क्या आता है, लेखांकन की अवधारणाएं आती है। पहले मान्यताएं, फिर अवधारणाएं, फिर सिद्धांत, और फिर क्या आती है, परंपराएं आती है लास्ट में। अब देखिए, लेखांकन के सिद्धांत तीसरे नंबर पे है और लेखांकन की परंपराएं चौथे नंबर पे है। और मैंने बताया था कि मान्यताएं वास्तविक सिद्धांत होते हैं। मान्यताओं में 3 आता है लेखांकन की, कौन कौन सी, सुदीर्घ स्थान पहली मान्यता, दूसरी उपार्जन और तीसरी सततता। मान्यताओं का पालन नहीं किया जाता है तो इसका मतलब हमारे वित्तीय विवरणों में लिखना पड़ेगा कि भाई आपने लेखांकन की मान्यताओं का पालन नहीं किया। अदरवाइज सवाल पूछा जाता है कई बार कि निम्न में से किसका पालन नहीं करने पर वित्तीय विवरणों में उसकी अभिव्यक्ति होना जरूरी है, और वो है लेखांकन की मान्यताएं। कितनी होती है मान्यताएं, सुदीर्घ संस्थान, उपार्जन, सततता, 3 मान्यताएं होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। तो लेखांकन के सिद्धांत और लेखांकन की परंपराएं। हमारी अवधारणाएं कितनी होती है, 10 अवधारणाएं हैं। सत्ता की अवधारणा, मुद्रा मापन की अवधारणा, लागत की अवधारणा, द्विपक्षीय अवधारणा, उपार्जन की अवधारणा, मिलान की अवधारणा, चालू व्यवसाय की अवधारणा, वसूली की अवधारणा, सत्यापन की अवधारणा। कितनी अवधारणाएं होती है, 10 होती है। लेखांकन के सिद्धांतों में किसको शामिल करते हैं, लेखांकन के सिद्धांतों में 3 को शामिल करते हैं। कौन कौन सा, लेखांकन की नीतियां, अकाउंटिंग पॉलिसीज, नंबर 1। नंबर 2 पे जो आता है वो हमारे गोल्डन रूल आते हैं, जनरल के नियम। पाने वाले को डीआर करो, देने वाले को सीआर करो, जो वस्तु आती है उसे डीआर करो, जो वस्तु जाती है उसे सीआर करो, समस्त खर्चों एवं हानियों को डीआर करो, समस्त लाभ एवं आय को सीआर करो। ये गोल्डन रूल है जो लेखांकन के सिद्धांत में आते हैं। और तीसरे नंबर पे सिद्धांत में आता है जिसको कहते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, भारतीय लेखा मानक, वो भी सिद्धांतों में शामिल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेखांकन की परंपराएं आती है। मैंने कहा था परंपराओं का पालन करना जरूरी नहीं है, सिर्फ इसलिए दिखाते हैं, इसलिए पालन करते हैं कि हमारे वित्तीय विवरण अधिक सुंदर दिखे। लेखांकन की परंपराएं 4 होती है और वो पहली परंपरा है जिसको हम कहते हैं पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा, जिसको प्रदर्शन की अवधारणा भी कहते हैं। दूसरी सारता की परंपरा, तीसरी सततता की परंपरा, चौथी रूढ़िवादिता की परंपरा। 4 परंपराएं होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप देखिए, गैप की बात कर रहे हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। लेखांकन की मान्यताएं हमारी 3 होती है, बताया था मैंने। सुदीर्घ संस्थान कि बिजनेस लगातार कंटिन्यू चलेगा, बिजनेस बिना किसी रुकावट के बंद नहीं करेंगे तो बिजनेस हमारा कंटिन्यू चलेगा। दूसरा, एक ही चालू वर्ष का चालू वर्ष में, अगले वर्ष का अगले वर्ष में पालन करेंगे, चालू वर्ष के खर्चे चालू वर्ष में, अगले वर्ष के खर्चे अगले वर्ष में। और सततता का मतलब है कि एक ही नियमों का पालन करेंगे, बिना किसी लेखा मानक की इजाजत के हम नियमों को नहीं बदलेंगे। तो हम कह रहे हैं कि काम ऐसा करेंगे जिससे लोग हमारे पर विश्वास करें। इसको स्थिरता और सुंगति भी कहते हैं, सुंगति वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है। नोट, यदि लेखांकन की मान्यताओं का पालन नहीं किया गया तो वित्तीय विवरण में उसका उल्लेख करना जरूरी है, मेंशन करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको कि आपने लेखांकन की मान्यताओं का पालन नहीं किया। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ध्यान रखना है। लेखांकन की अवधारणाएं, अब देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। और आपको पता है कि लेखांकन की अवधारणाएं दृष्टिकोण या विचार होते हैं जिनका लेखांकन में सार्वभौमिक उपयोग होता है, यूनिवर्सल यूज होता है। ध्यान रखना, हम हमेशा पालन करते हैं। दृष्टिकोण विचार, कई बार सवाल पूछे जाते हैं लेखांकन की अवधारणाएं क्या है, तो अवधारणाएं क्या है, दृष्टिकोण या विचार होते हैं जिनका लेखांकन में सार्वभौमिक यूनिवर्सल यानी सब जगह उपयोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, लेखांकन की 10 अवधारणाएं होती है। कितनी अवधारणाएं होती है, 10 अवधारणाएं होती है। कौन कौन सी, ये देख लीजिए। सत्ता की अवधारणा, अब देखिए यहां पर क्या है हमारे पास, सत्ता की अवधारणा है जिसको हम सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। सत्ता की अवधारणा पृथक अस्तित्व की अवधारणा भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या कहती है कि मालिक और व्यापार दोनों अलग अलग होते हैं। क्या कहती है, मालिक और व्यापार दोनों अलग अलग होते हैं। अगर सपोज करो मैं परचूनी की दुकान चलाता हूं और वहां पर मेरे घर में या मेरे रिश्तेदारों को वैसे ही हम काम में ले रहे हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है, जितने में लाए उतने में बेच रहे हैं, तो हमारी दुकान नहीं चलेगी, हम थोड़े दिनों में दुकान बंद कर देंगे। अगर मिठाई की दुकान हमने खोल रखी है और वहां पर हम दोस्तों को पार्टी दे रहे हैं, रिश्तेदारों को खिला रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी वो दुकान जल्दी बंद होने वाली है। इसलिए मालिकों को व्यापार से अलग समझना चाहिए। आप घर में भी काम में ले रहे हैं तो उसका हिसाब रखो, वो पैसा आपको गले में डालना पड़ेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किसी
किसी भी बिजनेस के अंदर अगर ओनर और बिजनेस सेपरेट नहीं है तो बिजनेस सक्सेस नहीं होगा। इसलिए पहली हमारी कॉन्सेप्ट क्या है, जिसको हम आधारभूत अवधारणा भी कहते हैं, ध्यान रखना, मौलिक अवधारणा भी कहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। और बेसिक कॉन्सेप्ट हमारी दो ही होती है, एक सत्ता की अवधारणा और दूसरी मुद्रा मापन की अवधारणा। सत्ता की अवधारणा की सबसे मेन बातें क्या है, ये एकमात्र अवधारणा है जो व्यापारी और व्यापार को अलग अलग करती है। एक व्यापार अवधारणा है जो व्यापारी और व्यापार को अलग अलग करती है। इसी अवधारणा के कारण व्यापारी देनदार और लेनदार माना जाता है। इसी अवधारणा के कारण पूंजी को दायित्व और आहरण को संपत्ति माना जाता है। किसके कारण? सत्ता की अवधारणा के कारण। इसी अवधारणा के कारण मालिक की पूंजी पर ब्याज लगाया जाता है। इसी अवधारणा के कारण मालिक द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज चार्ज किया जाता है। इसी अवधारणा के कारण निजी उपयोग खर्चों को व्यवसाय के खर्चे नहीं माना जाता है। और इसी अवधारणा के कारण व्यवसाय से चुकाया गया जीवन बीमा प्रीमियम और इनकम टैक्स को व्यवसाय की संपत्ति माना जाता है, ड्रॉइंग्स माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब देखिए क्या है, एकमात्र अवधारणा जो व्यापार और व्यापारी को अलग अलग करती है। इसी के कारण व्यापारी देनदार और लेनदार माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी अवधारणा के कारण पूंजी को दायित्व माना जाता है और आहरण को क्या माना जाता है? संपत्ति। पूंजी कैपिटल बताया था मैंने। व्यवसाय की कुल संपत्तियों में मालिक का हिस्सा पूंजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कैपिटल। एसेट्स क्या होती है? एसेट्स वो होती है जो व्यवसाय को बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है, जैसे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर। बहुत लंबी दुकान चलानी है तभी खरीदेंगे, नहीं तो किराए पे ले लेंगे। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी व्यवसाय की कुल संपत्तियों में बाहरी लोगों का हिस्सा दायित्व कहलाता है। नेक्स्ट कहते हैं कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं? व्यवसाय जिससे अल्पकालीन लाभ लेता है, जैसे कर्मचारी रख रहा है, सैलरी चुकानी पड़ेगी, दुकान किराए पे है तो किराया चुकाना पड़ेगा, लेकिन वो लाभ ले रहा है, दुकान से बिजनेस चला रहा है और कर्मचारी से वो काम करा रहा है। इसका मतलब व्यवसाय जिससे अल्पकालीन लाभ लेता है, व्यवसाय के खर्चे होते हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। लेकिन व्यवसाय जिनको अल्पकालीन लाभ दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, दे रहा है, तो व्यवसाय के क्या है? इनकम है। जैसे कोई किराए पे मकान दे रखा है, कोई ब्याज पे पैसा दे रखा है, तो व्यवसाय की इनकम है। जहां शॉर्ट टर्म बेनिफिट अगर वो लेता है तो व्यवसाय के खर्चे हैं। शॉर्ट टर्म बेनिफिट अगर किसी को देता है तो व्यवसाय की इनकम है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है का आहरण क्या है? व्यवसाय की क्या मानी जाती है? संपत्ति मानी जाती है। ये लेखांकन की बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया। दो ही बेसिक कॉन्सेप्ट होती है, जिसमें मुद्रा मापन और सत्ता की अवधारणा है, जो आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी अवधारणा के कारण मालिक की पूंजी पर क्या लगाया जाता है? ब्याज। क्या लगाया जाता है? ब्याज। क्यों? मालिक और व्यापार अलग अलग होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। इसी अवधारणा के कारण आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि व्यवसाय से पैसा निकाल रहा ना भाई, मालिक और व्यापार अलग अलग हैं, तो ब्याज तो लेगा व्यवसाय। अगर अलग नहीं समझेंगे तो आपको प्रॉफिट लॉस का पता नहीं चलेगा। आपको आगे चलना है, दुनिया में आगे बढ़ना है, तो हमेशा ओनर और बिजनेस सेपरेट होते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये आपको मान के चलना है। इसी अवधारणा के कारण निजी उपयोग के खर्चों को व्यापार के खर्चे नहीं माना जाता है। अब देखिए, बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है तो आपको ध्यान रखना है कि निजी उपयोग के खर्चे जो होते हैं वो संपत्ति होती है व्यवसाय के लिए, उनको व्यापार के खर्चे नहीं मान सकते। आपने घर का, मालिक के घर का बिजली का बिल चुकाया, आपने मालिक के घर पे कोई भी खाना रेस्टोरेंट से पहुंचाया, आपने मालिक के मकान का किराया पे किया, इसका कौन पे कर रहा है? बिजनेस। इसका मतलब ये व्यवसाय के खर्चे नहीं है, ये किसके? मालिक के हैं। मालिक से व्यवसाय लेगा तभी वो बिजनेस आगे बढ़ेगा, नहीं तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। आपको ध्यान रखना है। LIC प्रीमियम और आयकर को व्यवसाय की क्या माना जाता है? संपत्ति, ड्रॉइंग्स मानकर। तो ये आपको देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको समझना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किस अवधारणा के कारण मालिक की पूंजी पर ब्याज लगाया जाता है। सवाल आ गया। अब देखिए क्या सवाल है, किस अवधारणा के कारण मालिक की पूंजी पर ब्याज लगाया जाता है? और वो हमारे पास क्या है? पृथक अस्तित्व, जिसको हम क्या कहते हैं? सेपरेट एंटिटी। क्योंकि मालिक और व्यापार अलग अलग होते हैं, इसीलिए तो ब्याज लगा रहे हैं भाई। बाहर से लोन ले रहे हैं तो भी तो ब्याज दे रहे हैं। मालिक और व्यापार अलग अलग कहते हैं। मालिक कहता है कि मैं कैपिटल नहीं लगाता तो कहीं लोन पे देता मेरे को ब्याज मिलता, इसलिए हमें ब्याज देना पड़ रहा है। कौन दे रहा है? व्यवसाय दे रहा है। अगर आपको रियल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मुद्रा मापन की अवधारणा, जिसको मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहते हैं। मुद्रा मापन की अवधारणा क्या कहती है कि व्यवसाय का प्रत्येक लेन देन जिनमें मुद्रा प्रभावित होती है उन्हें ही पुस्तकों में दर्ज करते हैं। व्यवसाय का प्रत्येक लेन देन जिनमें मुद्रा प्रभावित होती है उन्हें ही पुस्तकों में दर्ज करते हैं। जिन लेन देनों में मुद्रा प्रभावित नहीं होती उन्हें कभी भी पुस्तकों में दर्ज
नहीं करते हैं। इसलिए तो कहा है कि मात्रात्मक एवं गुणात्मक व्यवहारों को पुस्तकों में दर्ज नहीं करते हैं। मैंने 50 किलो घी खरीदा लेकिन रुपया नहीं लिखा हुआ है तो पुस्तकों में दर्ज नहीं करूंगा। लेकिन मैंने 50 किलो घी 30,000 रुपए में खरीदा तो इसका मतलब वो पैसा लिखा हुआ है तो मैं पुस्तकों में दर्ज करूंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पैसा अगर क्वांटिटी ध्यान रखना मात्रा दी हुई है तो इसका मतलब उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जयपुर में मैंने 500 गज का प्लॉट खरीदा लेकिन उसमें पैसा नहीं लिखा तो पुस्तकों में दर्ज नहीं करूंगा। लेकिन जयपुर में 500 गज का प्लॉट व्यवसायी ने 1 करोड़ रुपए में खरीदा तो रुपया लिखा हुआ है तो पुस्तकों में दर्ज करेंगे। तो अकाउंटिंग यही कहती है, अकाउंटिंग कहती है केवल मौद्रिक लेन देनों को ही दर्ज करना चाहिए, गुणात्मक और मात्रात्मक व्यवहारों को दर्ज नहीं करना चाहिए। ईमानदारी, वफादारी और लाचारी को इसी अवधारणा के कारण पुस्तकों में दर्ज नहीं करते क्योंकि ईमानदारी, वफादारी और लाचारी में रुपया प्रभावित नहीं हो रहा है, रुपया नहीं आ रहा है, इसलिए केवल ये किसको बात कर रही है, रुपए की बात कर रही है। इसलिए ये हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारी दो ही होती है, एक तो मुद्रा मापन होती है और एक सत्ता की अवधारणा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, केवल फाइनेंशियल टर्म्स को रिकॉर्ड कर रही है। तो यह अवधारणा कहती है कि जिन लेन देनों में मुद्रा प्रभावित होती है उन्हें ही पुस्तकों में दर्ज करते हैं, जिन लेन देनों में मुद्रा प्रभावित नहीं होती उन्हें कभी भी पुस्तकों में दर्ज नहीं करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ध्यान रखना है। इस अवधारणा के कारण मात्रात्मक एवं गुणात्मक व्यवहारों को पुस्तकों में दर्ज नहीं करते, बताया था मैंने, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसी अवधारणा के कारण ईमानदारी, वफादारी और लाचारी को पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको समझना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये लेखांकन की आधारभूत अवधारणा है। ध्यान रखना, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, किसी भी कंपटीशन में आपसे पूछा जाएगा कि लेखांकन की बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और बेसिक कॉन्सेप्ट हमारी दो ही होती है, मुद्रा मापन की अवधारणा और सत्ता की अवधारणा। आपको ध्यान रखना है कि मालिक और व्यापार अलग अलग होते हैं, और दूसरा केवल मौद्रिक और वित्तीय लेन देनों को ही पुस्तकों में दर्ज करते हैं। आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको समझना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि मानव संसाधन को इसी अवधारणा के कारण, बताया था मैंने आपको, ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन, इसको हम बुक्स में क्यों नहीं दिखाते। मनुष्य का मूल्यांकन रुपए में नहीं किया जा सकता कि वो 1 करोड़ का आदमी है या 2 करोड़ का आदमी है या 2 लाख का है या 50 लाख का है, ये ऐसा हम वैल्यूएशन नहीं करते हैं, इसलिए इनको संपत्ति मानकर बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते ह्यूमन रिसोर्स को। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसी अवधारणा के कारण चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता। किसके अवधारणा, ध्यान रखना, सवाल पूछा जाता है मानव संसाधन को किस अवधारणा के कारण पुस्तकों में नहीं दिखाया जाता है, वो है मुद्रा मापन की अवधारणा, क्योंकि मनुष्य का मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है और ये हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट भी है जो आपको ध्यान रखना है। ये देखिए सवाल आ गया, ईमानदारी, वफादारी और लाचारी को किस अवधारणा के कारण पुस्तकों में दर्ज नहीं करते हैं। अब देखिए, ईमानदारी, वफादारी और लाचारी, और ये आंसर क्या है हमारा, मुद्रा मापन, क्योंकि ईमानदारी, वफादारी और लाचारी में मुद्रा प्रभावित नहीं हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, आपको ध्यान रखना है। तो ये आंसर क्या है, मुद्रा मापन है हमारा, मुद्रा मापन की अवधारणा। तो आपको समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको देखना है। नेक्स्ट, मिलान की अवधारणा, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मिलान की अवधारणा। मिलान केवल मिलान की बात करती है, मूल्यांकन की बात नहीं करती है। मिलान कहती है कि संबंधित खर्चे को संबंधित आय में से घटाकर दिखाओ। अगर मकान से किराया मिल रहा है तो मकान के खर्चे उसी में से घटाओ। अगर व्यवसाय से कोई आय हो रही है तो व्यवसाय के खर्चे उसी में से घटाओ। कोई भी खर्चा उसी में से घटाओ जिससे आप बिजनेस कर रहे हो, जिससे आप कमा रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो उसी में से उस खर्चे को घटा के दिखाओ। लेकिन वो एक बात और कहता है कि उसी अवधि के खर्चे घटाओ। उस अवधि का मतलब होता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उस अवधि में जो भी खर्चे हुए उस अवधि की आय में से ही घटाओ। इसलिए कहा गया है कि अवधिगत लाभ बराबर अवधिगत आय माइनस अवधिगत व्यय। ये समीकरण किस अवधारणा पर आधारित है। तो मिलान क्या कहता है, मिलान क्या कहता है कि भाई खर्चों को मिलान करके देखो, खर्चों को हमारी इनकम में से घटा कर देखो, संबंधित अवधि को। तो इसलिए कहा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट 5-6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि व्यवसाय का लाभ हानि खाता मिलान की अवधारणा पर आधारित है, क्योंकि लाभ हानि खाता केवल करंट ईयर के बेस पे बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो व्यवसाय का लाभ हानि खाता किस पर आधारित है, मिलान की अवधारणा पर आधारित है। आप देखिए, बकाया खर्चे, पूर्वदत्त खर्चे, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय को लाभ हानि खाते में मिलान की अवधारणा के कारण दिखाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को लाभ हानि खाते में मिलान की अवधारणा के कारण दिखाते हैं। आप देखिए, स्थायी संपत्ति का उसके जीवन काल में
आप देखिए स्थायी संपत्ति जैसे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर है, उसकी जो हाशियत मूल्य है, डेप्रिशिएट वैल्यू है, उसका जो जीवन काल में उसने अपलिखित होना मिलान की अवधारणा का उदाहरण है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है मिलान मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो आप देखिए मिलान की अवधारणा, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मिलान की अवधारणा उपार्जन की अवधारणा पर आधारित है। तो आप देखिए व्यवसाय का लाभ हानि खाता मिलान की अवधारणा पर आधारित है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आप देखिए ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को व्यापार खाते में किस अवधारणा के कारण दिखाते हैं, और वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट, मिलान की अवधारणा। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए सवाल आ गया, अवधिगत लाभ बराबर अवधिगत आय माइनस अवधिगत व्यय किस अवधारणा पर आधारित है, और वो है मिलान। क्योंकि संबंधित अवधि के खर्चे संबंधित अवधि की आय में से घटाकर दिखाओ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है, आपको देखना है। नेक्स्ट आप देखिए आगे, बकाया खर्चे, पूर्वदत्त खर्चे, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय को लाभ हानि खाते में मिलान की अवधारणा के कारण दिखाते हैं। बकाया खर्चे ऐसे खर्चे जो वर्ष के अंत तक चुकाने से रह गए हैं। पूर्वदत्त खर्चे ऐसे खर्चे जो वर्ष के दौरान अग्रिम चुका दिए गए हैं, जो अगले वर्ष से संबंधित हैं। और जो हमारी उपार्जित आय है, ऐसी आय जो कमा तो ली गई है लेकिन वर्ष के अंत तक प्राप्त नहीं हुई है। और अनुपार्जित आय ऐसी आय जो कमाई नहीं गई है लेकिन अग्रिम प्राप्त हो गई है। इनको हम लाभ हानि खाते में किस अवधारणा के कारण दिखाते हैं, मिलान की अवधारणा, मैचिंग कॉन्सेप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको देखना है। स्थायी संपत्ति का उसके उपयोगी जीवन काल में अपलिखित होना मिलान की अवधारणा का उदाहरण है, मैचिंग करना। मिलान कहता है कि डेप्रिशिएट वैल्यू उसकी यूजफुल लाइफ में रिटर्न ऑफ होनी चाहिए, तो वो मिल जाती है, मिलान की अवधारणा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है, मिलान की अवधारणा। नेक्स्ट मिलान की अवधारणा मूल्यांकन को आधार को नहीं बताती है, ध्यान रखना, मूल्यांकन नहीं करती इवैल्यूएशन, केवल मिलान करती है, रुपए को नहीं बताती, केवल मिलान करके बताती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। काल्पनिक संपत्तियों का अपलेखन, ध्यान रखना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, जो हमारी जिसको स्थगित आयगत व्यय कहते हैं, जिसको डेफर्ड एक्सपेंसेस होते हैं, उनको रिटर्न अप करते हैं, तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उनको अपलिखित करना होता है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के कारण उनका मिलान करना होता है, अपलिखन करना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको ध्यान रखना है। मिलान की अवधारणा उपार्जन की अवधारणा पर आधारित है। किस पर आधारित है, ध्यान रखना, सवाल पूछा जाता है। उपार्जन भी क्या कहता है, चालू वर्ष का चालू वर्ष में, अगले वर्ष का अगले वर्ष में। मिलान भी यही कहता है, लेकिन मिलान एक बात कहता है कि संबंधित खर्चे को संबंधित अवधि की आय में से ही घटाकर दिखाओ। इसलिए ध्यान रखना, मिलान की अवधारणा किस अवधारणा पर आधारित है, उपार्जन की अवधारणा पर आधारित है, आपको ध्यान रखना। ये कई बार सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखना, कि अवधिगत लाभ बराबर अवधिगत आय माइनस अवधिगत व्यय। ये आपसे कई बार सवाल पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। समीकरण लेखांकन की किस अवधारणा पर आधारित है, और वो है मिलान मैचिंग कॉन्सेप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मिलान की अवधारणा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देखिए क्या है, ये सवाल पूछा गया किस अवधारणा पर आधारित है, और आंसर क्या आ गया इसका, मुद्रा मापन की अवधारणा। वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, आपको समझना है इस चीज को, मिलान मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है मिलान की अवधारणा, मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं चालू व्यवसाय की अवधारणा, गोइंग कंसर्न। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, चालू व्यवसाय की अवधारणा, गोइंग कंसर्न। ये क्या कहती है, लेखांकन की एकमात्र अवधारणा है जो व्यवसाय के अस्तित्व की बात करती है। अस्तित्व का मतलब बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है, बिजनेस कंटिन्यू रनिंग हो रहा है, चल रहा है, दुकान चालू है हमारी, भाई दुकान हमने बंद नहीं की है। कौन कहता है, चालू व्यवसाय की अवधारणा, कि भाई अकाउंटिंग अगर आपको बनानी है तो आपकी दुकान चालू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दुकान बंद करके बैठे हैं आप, कि 2 साल से दुकान ही नहीं चल रही, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपका इंडस्ट्री नहीं चल रहा, आपका एंटरप्रेन्योर आप आगे सक्सेस नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब है, ये क्या कहती है, क्या अवधारणा कहती है कि दुकान हमारी चालू होनी चाहिए, बिजनेस हमारा कंटिन्यू होना चाहिए। तो लेखांकन की एकमात्र अवधारणा जो व्यवसाय के अस्तित्व की बात करती है। और दूसरा, इसी अवधारणा के कारण खातों के शेष अगले वर्ष ट्रांसफर किए जाते हैं, करते हैं, बाय बैलेंस सीडी टू बैलेंस सीडी। क्यों करते हैं, किसके कारण करते हैं, चालू व्यवसाय की अवधारणा के कारण, कि भाई अगले साल दुकान चलेगी। क्या चलेगी, अगले साल दुकान चलेगी। इसी अवधारणा के कारण क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूर्वदत्त खर्चों को व्यवसाय की संपत्ति मानकर बैलेंस शीट में दिखाते हैं। किसके कारण दिखाते हैं, चालू व्यवसाय की अवधारणा के कारण। आप देखिए, यह अवधारणा पूंजीगत खर्चे और आयगत खर्चे में अंतर करती है, कि भाई बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर क्यों खरीद रहे हो, क्योंकि दुकान लंबी चलानी है। अगर दुकान छोटे पीरियड के लिए चलानी होती तो हम इनको किराए पे ले लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आयगत खर्चे कहते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है चालू व्यवसाय की अवधारणा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो आपको ध्यान रखना है चालू व्यवसाय की अवधारणा। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है
कि कम अवधि के लिए अगर कोई संपत्ति काम में लेते हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं। 5 दिन के लिए काम में आई, डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहे। क्यों? क्योंकि दुकान आगे चलेगी ना, आगे हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो कम अवधि की संपत्ति पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं चालू व्यवसाय की अवधारणा के कारण। यह अवधारणा लेखांकन की मान्यता भी है और अवधारणा भी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। लेकिन चालू व्यवसाय की अवधारणा का यदि पालन नहीं किया जाता है तो वित्तीय विवरणों में उसका उल्लेख करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको देखना है। चालू व्यवसाय की अवधारणा, जिसको हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो आप देखिए चालू व्यवसाय की अवधारणा, यह अवधारणा व्यवसाय के अस्तित्व की बात करती है। मैं खड़ा हूं, मेरे में सांस आ रही है, इसका मतलब क्या है? मेरा अस्तित्व है। वैसे ही बिजनेस के अंदर है कि बिजनेस में आप काम कर रहे हैं, बिजनेस में आप लेन देन कर रहे हैं, आपकी दुकान चल रही है, इसका मतलब क्या है? आपका अस्तित्व है, एग्जिस्टिंग है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, आपको देखना है। इसी अवधारणा के कारण खातों का शेष निकाला जाता है। आप देख लो, बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आप ध्यान रखना, टू बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी क्यों करते हैं, किसके कारण करते हैं? चालू व्यवसाय की अवधारणा के कारण करते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है अंतिम स्टॉक और पूर्वदत्त खर्चे को इसी अवधारणा के कारण संपत्ति मानकर चिट्ठे में दिखाते हैं। बताया था मैंने आपको किसके कारण, क्यों क्लोजिंग स्टॉक को क्यों दिखा रहे हैं? अरे भाई अगले साल दुकान चलेगी ना, अगले साल बेच देंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्यों एसेट्स मान रहे हैं कि भाई अगले साल वसूल कर लेंगे, उसको संपत्ति हो जाएगी हमारी, इस साल के तो संपत्ति, अगले साल नहीं चुकाना पड़ेगा हमें। इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस पे कर दिया आपने 12 महीने का, लेकिन इस साल तो 1 महीने 2 महीने हुआ है, तो 10 महीने का एडवांस हो गया ना हमारा, तो 10 महीने का है तो कवर कर लेंगे, हमारी संपत्ति है। तो ये आपको ध्यान रखना है, संपत्ति मानकर चिट्ठे में दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि अगले साल आपकी दुकान चलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी अवधारणा के कारण चालू संपत्ति और स्थायी संपत्ति में अंतर करते हैं। चालू संपत्ति कैश इन हैंड, कैसेट बैंक, डेटर्स, बीआर, क्लोजिंग स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, बैलेंस विद कस्टम, बैलेंस विद पॉर्टर्स, लूज एंड टूल्स, ये हमारी करंट एसेट्स है जो 12 महीने में बदल जाती है। और फिक्स एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ग्रॉस ब्लॉक, नेट ब्लॉक, लाइव स्टॉक, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, टेक्निकल ना हो, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, गुडविल, ये हमारी फिक्स एसेट्स हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए डिफरेंस, फिक्स एसेट्स लॉन्ग पीरियड के लिए होती है जबकि करंट एसेट्स 12 महीने में बदल जाती है। तो ये हमारा देख लीजिए क्या है, चालू व्यवसाय की अवधारणा। नेक्स्ट ये अवधारणा पूंजीगत खर्चे। पूंजीगत खर्चे क्या होता है? फिक्स एसेट्स होती है, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, फिक्स एसेट्स है। और आयगत खर्चे, अगर हमें दुकान लंबे पीरियड के लिए नहीं चलानी है तो इनको किराए पे ले लेंगे, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर को। तो आप देख लो, अगर बिजनेस आपको लॉन्ग पीरियड के लिए चलानी है तो इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, लेकिन बिजनेस को अगर शॉर्ट पीरियड के लिए चलानी है तो किराए पे लेना पड़ेगा। तो ये हमारी चालू व्यवसाय की अवधारणा इसमें अंतर करती है, डिफरेंस करती है कि पूंजीगत और आयगत खर्चे में क्यों अंतर किया जाता है। चालू व्यवसाय, लंबी दुकान चलानी है तो पूंजीगत खर्चे करो, और छोटे पीरियड के लिए चलानी है, शॉर्ट पीरियड के लिए, तो इसका मतलब क्या है? आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको देखना है। इसी अवधारणा के कारण कम अवधि की संपत्ति पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं। बताया था मैंने, 5 दिन 3 दिन अगर कोई एसेट्स काम में आती है तो हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि बिजनेस हमारा लंबा चलेगा, दुकान हमारी लंबी चलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको फोकस करना है, आपको देखना है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं चालू व्यवसाय की अवधारणा। व्यवसाय की अवधारणा भी है और मान्यता भी है, जिसकी मैं बात कर चुका था। इसका यदि पालन नहीं किया जाता है तो वित्तीय विवरणों में मेंशन करना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा कि आपने किसका पालन नहीं किया, चालू व्यवसाय की अवधारणा। बताया था मान्यताओं का पालन नहीं करते हैं तो लिखना पड़ेगा। मान्यताएं 3 है, चालू व्यवसाय जिसको सुदीर्घ संस्थान भी कहते हैं, उपार्जन और सततता। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको देखना है। यदि चालू व्यवसाय की अवधारणा का पालन नहीं किया जाता है तो उसका वित्तीय विवरणों में उल्लेख करना जरूरी है, मेंशन करना पड़ेगा भाई कि आपने चालू व्यवसाय की अवधारणा का पालन नहीं किया। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको देखना है, आपको समझना है। नेक्स्ट देखो, सवाल आ गया, किस अवधारणा के कारण खातों के शेष अगले वर्ष ट्रांसफर किए जाते हैं? क्वेश्चन बन गया, देख लीजिए। और आपको पता है बाय बैलेंस सीडी और टू बैलेंस सीडी क्यों करते हैं, हम क्यों ट्रांसफर करते हैं, और वो देख लो क्या है हमारे पास आंसर, चालू व्यवसाय के कारण, कि अगले साल दुकान चलेगी, इसलिए बाय बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं। जब हम खाता बही बनाते हैं, खतौनी करते हैं, तब ऐसा हम करते हैं, क्योंकि बैलेंस अगले साल चलेगा, अगले साल हमारी दुकान जो है चलेगी। अगर ऐसा नहीं होता है, बैलेंस को ट्रांसफर क्यों करेंगे भाई, सेल कर देंगे ना, बिल्डिंग को सेल कर देंगे, मशीन को सेल कर देंगे, सबको सेल कर देंगे, क्योंकि दुकान नहीं चलानी, इसलिए दुकान अगले साल चलानी है, इसलिए हम बाय बैलेंस सीडी और टू बैलेंस सीडी करते हैं। इसलिए सवाल पूछा जाता है, किस अवधारणा, मान्यता या परंपरा के कारण जो है खातों के शेष अगले वर्ष ट्रांसफर किए जाते हैं, और उसमें नाम आता है चालू व्यवसाय की अवधारणा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको फोकस करना है।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वसूली की अवधारणा की बात कर रहे हैं, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, वसूली की अवधारणा कहते हैं, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। क्या कहती है कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट? ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट बात, फुटपाथ पे अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो क्यों है, क्योंकि पैसा मिलेगा। आप देखिए, कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, क्यों, पैसा मिलेगा। कोई आदमी दुकान खोलकर बैठा है, क्यों, क्योंकि पैसा मिलेगा। कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर कोई वर्क कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसा मिलेगा। वैसे ही हमारा बिजनेस भी कहता है कि माल बिक गया तो पैसा मिलेगा, बैंक में पैसे जमा हैं तो ब्याज मिलेगा, किसी कंपनी के शेयर हैं तो डिविडेंड मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। वैसे ये बात आप देखिए, अगर पसंदगी एवं वापसी के आधार पर माल का विक्रय किया जाता है तो वसूली की अवधारणा के कारण लेखा करते हैं, पैसा मिलेगा या तो अभी मिलेगा या बाद में मिलेगा, नहीं पसंद आया तो माल वापस आ जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बैंक में पैसे जमा हैं तो ब्याज मिलेगा, किसी कंपनी के शेयर है हमारे पास, डिविडेंड मिलेगा, लाभांश मिलेगा। यदि माल बिक गया तो पैसा मिलेगा, या तो अभी मिलेगा या बाद में मिलेगा। और पसंदगी एवं वापसी के आधार पर माल का विक्रय का लेखा अब क्यों किया जाता है, किसके कारण, वसूली की अवधारणा के कारण, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के कारण। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको देखना है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, वसूली की अवधारणा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, पसंदगी एवं वापसी के आधार पर माल की विक्रय का लेखा किस अवधारणा, मान्यता है, परंपरा के कारण किया जाता है। सवाल आ गया। तो यहां पर आप देखिए, वसूली, चालू व्यवसाय, मुद्रा मापन और द्विपक्षीय, किसके कारण किया जाता है, किसके कारण, देखिए पसंदगी एवं वापसी। और आंसर क्या है इसमें, वसूली। पसंदगी एवं वापसी के आधार पर माल की विक्रय का लेखा किसके कारण किया जाता है, वसूली के कारण किया जाता है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आंसर ए आपको ध्यान रखना है, आपको फोकस करना है। सत्यापन की अवधारणा आप देखिए, जिसको वस्तुनिष्ठता की अवधारणा भी कहते हैं, वेरिफिकेशन कॉन्सेप्ट। आप देखिए, सत्यापन की अवधारणा, वेरिफिकेशन कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो ये आपकी जिसको वेरिफिकेशन कॉन्सेप्ट कहते हैं। बिना सबूतों के कोई भी लेन देन पुस्तकों में दर्ज नहीं करते। कौन कहता है, हमारी लेखांकन की अवधारणा कहती है, और उस अवधारणा का नाम क्या है, सत्यापन की अवधारणा, वेरिफिकेशन कॉन्सेप्ट। कि भाई सबूत होने चाहिए, आपने माल खरीदा है, आप बिल दिखाओ, आप कोई वाउचर दिखाओ, आप कोई रसीद दिखाओ, आप कोई प्रमाण दो, सबूत दो, आपके पास सबूत होना चाहिए। बिना सबूत के कोई भी लेन देन दर्ज नहीं करते। पैकिंग की रसीद दिखाओ, टोल टैक्स की रसीद दिखाओ, एक शहर से दूसरे शहर में एंट्री हो रही है, कोई चुंगी आपने पे की है, ऑक्ट्रॉय पे की है पिछले जमाने में, तो आपको वो रसीद आपको दिखानी पड़ेगी। तो ये आपको ध्यान रखना, सत्यापन की अवधारणा, वस्तुनिष्ठता की अवधारणा, जिसको वेरिफिकेशन कॉन्सेप्ट कहते हैं। सबूत होने चाहिए, सबूत, बिना सबूतों के कोई भी लेन देन पुस्तकों में दर्ज नहीं करते हैं, ये लेखांकन की अवधारणा है। आप ऐसे ही नहीं फर्जी तरीके से किसी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो गलत बात है। उसका जब ऑडिट होती है तो वो चीजें पकड़ में आ जाती है कि आप गलत काम कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना, सबूत होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए सब लेन देनों का हमारे पास, ये देखना है वेरिफिकेशन। व्यवसाय के प्रत्येक लेन देन सबूत होना जरूरी है। व्यवसाय के प्रत्येक लेन देन जिनमें प्रमाण होता है उन्हीं पुस्तकों में दर्ज किया जाता है। देखिए, प्रमाण का मतलब सबूत होना चाहिए। सबूत नहीं है तो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बिना सबूत के हम कोई भी लेन देन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्रय वापसी की दशा में एक व्यापारी डेबिट नोट जारी करता है। बताया था मैंने आपको कि सबूत क्या होते हैं, प्रूफ हमारे पास क्या होते हैं। प्रूफ होता है हमारे पास, कोई भी बिल होना चाहिए, कोई भी वाउचर होना चाहिए, कोई भी रिसिप्ट होनी चाहिए आपके पास। आप देखिए, कोई भी रिसिप्ट हो सकती है आपके पास सबूत के रूप में, आप देखिए आपके पास होना चाहिए। तो ये आपको देखो, कोई स्लिप हो सकती है जो साबित कर सके कि ये आपने लेन देन किया है, आपको ध्यान रखना। कोई टोल टैक्स अगर आपने पे किया है तो उसकी आपके पास रसीद तो होनी चाहिए। पैकिंग आपने सामान करवाया है तो पैकिंग की आपके पास रिसिप्ट होनी चाहिए, पैकिंग की स्लिप होनी चाहिए कि आपके पास ये है। तो ये प्रमाण होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, ये सारे प्रूफ है। वैसे ही आप देख लो कि अगर आपने परचेज रिटर्न किया है तो डेबिट नोट होना चाहिए आपके पास, वो सबूत होता है। अगर आपने सेल्स रिटर्न किया है तो क्रेडिट नोट होना चाहिए आपके पास, ध्यान रखना। ये दोनों ऐसे हैं जिनमें से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। डेबिट नोट, एक व्यापारी जब माल की क्रय वापसी करता है तो डेबिट नोट जारी करता है और क्रेडिट नोट प्राप्त करता है। एक व्यापारी जब माल की क्रय वापसी करता है तो डेबिट नोट जारी करता है और क्रेडिट नोट प्राप्त करता है। जैसे सवाल आ गया कि मिस्टर भूरेलाल को क्रय वापसी के समय क्या प्राप्त होगा। मिस्टर भूरेलाल को क्रय वापसी के समय क्या प्राप्त होगा। आपको पता है मिस्टर भूरेलाल क्रय वापसी के समय डेबिट नोट तो जारी करेगा, लेकिन प्राप्त क्या होगा, क्रेडिट नोट।
इसलिए ध्यान से समझ लेना, एक व्यापारी जब माल की क्रय वापसी करता है तो डेबिट नोट जारी करता है और क्रेडिट नोट प्राप्त करता है। डेबिट नोट क्रेता के द्वारा जारी किया जाता है, डेबिट नोट देनदार के द्वारा जारी किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। वैसे ही हमारे पास सेल्स रिटर्न होती है जिसको हम विक्रय वापसी कहते हैं। विक्रय वापसी के लिए कंडीशन क्या है, आपको ध्यान से समझना है। विक्रय वापसी, एक व्यापारी जब माल की विक्रय वापसी करता है तो क्रेडिट नोट जारी करता है और डेबिट नोट प्राप्त करता है। रिवर्स हो गया, देख लेना। सेल्स रिटर्न में आपको क्या इशू करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट। प्राप्त क्या करना पड़ेगा, डेबिट नोट। आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही लिखा हुआ है कि मिस्टर राघव को विक्रय वापसी के समय क्या प्राप्त होगा, जब विक्रय वापसी है इसका मतलब क्या प्राप्त होगा, ध्यान से समझ लेना। विक्रय वापसी के समय राघव क्या जारी करेगा, इशू करेगा, क्रेडिट नोट। लेकिन प्राप्त क्या होगा उसको, डेबिट नोट। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हाँ, क्रेडिट नोट जो इशू किया जाता है वो विक्रेता के द्वारा इशू किया जाता है, क्रेडिट नोट एक लेनदार के द्वारा इशू किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, सबूत के रूप में, जिसको हम ध्यान रखना है। आपको क्रय वापसी में एक व्यापारी डेबिट नोट जारी करता है और क्रेडिट नोट प्राप्त करता है। डेबिट नोट क्रेता के द्वारा जारी किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। डेबिट नोट देनदार के द्वारा जारी किया जाता है, जिसकी मैं बात कर चुका हूं। विक्रय वापसी की दशा में एक व्यापारी क्रेडिट नोट जारी करता है और क्या प्राप्त करता है, डेबिट नोट प्राप्त करता है। आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैंने कहा भी था कि जो क्रेडिट नोट होते हैं वो कौन इशू करता है, विक्रेता इशू करता है, लेनदार इशू करता है। आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रेडिट नोट विक्रेता लेनदार के द्वारा जारी किया जाता है। ये देखिए, राघव को माल की विक्रय वापसी के समय क्या प्राप्त होगा, सवाल बन गया। आप देखिए, और यहाँ पर आप देखिए डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, प्राप्ति नोट, रसीद नोट क्या लिखा हुआ है। आप देखिए, माल की विक्रय वापसी के समय राघव क्या इशू करेगा, जारी क्या करेगा, क्रेडिट नोट। लेकिन प्राप्त उससे क्या होगा, डेबिट नोट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको फोकस करना है, आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं द्विपक्षीय अवधारणा। आप देखिए, जिसको हम ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं, द्विपक्षीय अवधारणा, द्विपक्षीय। वेरी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, बहुत साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, वैज्ञानिक अवधारणा है, ड्यूल एस्पेक्ट, द्विपक्षीय अवधारणा। और द्विपक्षीय अवधारणा कहती है कि अगर संपत्ति बढ़ेगी तो दायित्व भी बढ़ेगा। कैसे भाई, उधार पे यदि आपने कोई माल खरीदा है तो हमारा स्टॉक संपत्ति हो गया ना, लेकिन उधार पे खरीदा तो लेनदार भी बढ़ गए आपके। यदि कोई संपत्ति घटेगी तो दायित्व घटेगा। लेनदारों को आपने भुगतान किया, लेनदारों को भुगतान किया तो कैश कम हो गया, एसेट्स कम हो गई, लेकिन उधर लेनदार भी कम हो गए लायबिलिटी में। यदि संपत्ति बढ़ती है तो संपत्ति घटती भी है। उधार पे माल बेचा, उधार पे माल बेचा तो देनदार बढ़ गए, लेकिन माल हमारा कम हो गया तो देखो, माल भी संपत्ति थी और देनदार भी संपत्ति थी। और दायित्व बढ़ता है तो दायित्व घटता भी है। जैसे साझेदारों को ऋण को पूंजी में बदलना, तो साझेदारों का ऋण भी लायबिलिटी था, और उधर क्या है हमारे पास, ये जो साझेदारों के ऋण के अलावा जो कैपिटल है वो भी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी बढ़ती है तो लायबिलिटी हमारी कम भी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, द्विपक्षीय अवधारणा कहते हैं, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो द्विपक्षीय अवधारणा आप देखिए हमारी क्या कहती है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो व्यवसाय का चिट्ठा है, बैलेंस शीट है, जिसके हम भारतीय की वित्तीय स्थिति का पता लगाते हैं, वो किसके आधार पर है, द्विपक्षीय अवधारणा के आधार पर। और वहां पर लिखा हुआ है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कि आपकी कैपिटल प्लस लायबिलिटी जो होती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। आप देखिए, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स, ये अवधारणा, ये समीकरण किस पर आधारित है, और वो है द्विपक्षीय अवधारणा। वेरी इंपॉर्टेंट अवधारणा है, आपको ध्यान रखना है, आपको समझना है। तो जैसे ये द्विपक्षीय में लिखा है कि जैसे द अकाउंटिंग ऑफ द मैरिज, डीआर और क्रेडिट, आपको पता है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। आपको पता है रिंग सेरेमनी होती है तो एक दूसरे को रिंग देते हैं, तो यहाँ इसका मतलब है कि रिंग आ रही है डेबिट, रिंग जा रही है क्रेडिट। इसका मतलब ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, दो पक्ष प्रभावित हो रहे हैं, एक डेबिट हो रहा है और एक क्रेडिट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, क्योंकि अकाउंटिंग एज ए वेडिंग है, तो आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह अवधारणा जो क्या कहती है, यह अवधारणा दोहरा लेखा पद्धति पर आधारित है। आप देखिए, ये लेखांकन की एकमात्र वैज्ञानिक पद्धति है, दोहरा लेखा पद्धति, डबल एंट्री सिस्टम। आप देखिए, एकमात्र वैज्ञानिक पद्धति है जो एक खाता डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, ये समझना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की। लेखांकन समीकरण द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित है, ध्यान रखना। क्या है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स, ध्यान रखना।
एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी किस अवधारणा पर आधारित है? द्विपक्षीय अवधारणा पर। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। व्यवसाय का चिट्ठा और तलपट भी द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित है, ड्यूल एस्पेक्ट पे है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये अवधारणा कहती है कि संपत्ति बढ़ने पर दायित्व भी बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये अवधारणा क्या कहती है? संपत्ति बढ़ती है तो दायित्व भी बढ़ता है। ये ध्यान रखना, जिसकी मैं बात कर सकूं कि उधार पे अगर आपने माल खरीदा है तो लेनदार बढ़ गए और उधर क्या बढ़ गया? हमारा स्टॉक बढ़ गया। अगर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, आपको समझना है। यह अवधारणा कहती है कि संपत्ति घटने पर दायित्व भी घटते हैं। बताया था मैंने आपको कि लेनदारों को आपने भुगतान किया 40,000 रुपए, तो उधर से आपके केस कम हो गया 40,000 से एसेट्स, और उधर लेनदार भी कम हो गए। बताया था मैंने अभी। तो ये अवधारणा कहती है कि संपत्ति बढ़ने पर दूसरी संपत्ति घटती है। उधार पे माल बेचा तो देनदार भी संपत्ति है, बढ़ गए, लेकिन हमारा माल स्टॉक संपत्ति था वो कम हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। यह अवधारणा कहती है कि एक दायित्व बढ़ने पर दूसरा दायित्व भी घटता है। जैसे बकाया खर्चे है, अनअर्न्ड इनकम है, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है लेकिन कैपिटल को कम करना पड़ेगा। वैसे ही हमारे साझेदारों के ऋण को पूंजी में बदल लिया हमने, तो ऋण भी पहले लायबिलिटी थी, पार्टनर्स का लोन, और कैपिटल भी लायबिलिटी हो गई। ये आपको ध्यान रखना है। तो दायित्व घटता भी है तो बढ़ता भी है। ये सवाल आ गया कि व्यवसाय का चिट्ठा लेखांकन की किस अवधारणा पर आधारित है? और देख लीजिए, बैलेंस शीट बताया था मैंने आपको किस पर आधारित है? ड्यूल एस्पेक्ट पर आधारित है, द्विपक्षीय अवधारणा पर। आपको समझना है, क्योंकि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान रखना है, ये समझना है। उपार्जन की अवधारणा, जिसको एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहते हैं। उपार्जन क्या कहता है? चालू वर्ष के चालू वर्ष में, अगले वर्ष के अगले वर्ष में, यानी चालू वर्ष के खर्चे चालू वर्ष में ही दिखाओ। चालू वर्ष क्या होता है? करंट ईयर। जैसे अभी 2020-21 चल रहा है, 2020-21 में जो भी खर्चे होंगे वो 2020-21 के लाभानी खाते में ही दिखाए जाएंगे। 2020-21 में जो भी इनकम होगी वो 2020-21 के लाभानी खाते के क्रेडिट साइड में ही दिखाएंगे। कौन कहता है? उपार्जन कहता है कि भाई बकाया को जोड़ो, प्रीपेड को घटाओ, अनअर्न्ड को घटाओ, अब देखिए, और एक्रूड है उसको जोड़ो। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहते हैं उपार्जन की। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपसे पूछा जाता है कि व्यवसाय की जर्नल एंट्रियां किस अवधारणा पर आधारित है, और वह है उपार्जन, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। आपको ध्यान रखना है। तो ये अवधारणा कहती है कि चालू वर्ष के खर्चे को चालू वर्ष में दिखाओ और अगले वर्ष के खर्चे को अगले वर्ष में दिखाओ। कौन कहती है? उपार्जन कहती है। उपार्जन क्या कहती है? कि अवधारणा कहती है कि चालू वर्ष की आय को चालू वर्ष में दिखाओ, अगले वर्ष की आय को अगले वर्ष में दिखाओ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको देखना है। तो इसलिए क्या कहती है? व्यवसाय की जनरल प्रविष्टियां उपार्जन की अवधारणा पर आधारित है। अब देखिए, जनरल एंट्रीज किस पर आधारित है? उपार्जन। जो भी जनरल एंट्री करेंगे वो उसी साल की करेंगे जिस साल में आप लेन देन कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक जो भी मैं माल बेचूंगा या खरीदूंगा, तो इसका मतलब 2020 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में ही लेखा करूंगा। जिस डेट को मैं लेन देन कर रहा हूं उसी डेट को, एग्जैक्ट डेट को लेखा कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? उपार्जन की अवधारणा। क्योंकि उपार्जन कहता है कि जब आप लेन देन कर रहे हैं तभी आप उसको पुस्तकों में दर्ज करिए, एंट्री करिए। इसलिए जनरल एंट्री उपार्जन की अवधारणा पर आधारित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उपार्जन की अवधारणा लेखांकन की मान्यता भी है और अवधारणा भी है। अब देखिए, मान्यताएं हमारी 3 होती है, सुदीर्घ संस्थान, उपार्जन और सततता, और हमारी 10 अवधारणाएं होती है। तो उपार्जन हमारी अवधारणा भी है और मान्यता भी है, इसलिए ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका यदि पालन नहीं किया आपने तो वित्तीय विवरणों में उसका उल्लेख करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि आपने उसको फॉलो नहीं किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको डिस्कस करना है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देख लो, कि आय माइनस व्यय बराबर लाभ। अब देखिए, कई बार सवाल पूछा जाता है कि आय माइनस, जहां अवधि शब्द जुड़ गया तो मिलान हो जाएगा, अवधिगत लाभ बराबर अवधिगत आय माइनस अवधिगत व्यय। लेकिन जहां अवधि शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, आय माइनस व्यय बराबर लाभ समीकरण किस पर आधारित है? उपार्जन कि आय में से खर्चे घटाओ। लेकिन वहां संबंधित अवधि जुड़ा हुआ है, किसमें? मिलान में। अवधि शब्द जुड़ा हुआ है तो मिलान हो जाएगा, और जहां अवधि शब्द नहीं जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब वो उपार्जन की अवधारणा है। किस अवधारणा पर आधारित है? आंसर क्या है? उपार्जन है। इसी अवधारणा के कारण बकाया खर्चे उपार्जित आय को जोड़कर दिखाते हैं और पूर्वदत्त खर्चे और अनअर्न्ड इनकम को घटा के दिखाते हैं, क्योंकि चालू वर्ष का चालू वर्ष में, अगले वर्ष का अगले वर्ष में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी अवधारणा के कारण पूर्वदत्त खर्चे और अग्रिम आय को घटाकर दिखाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये सवाल आ गया, व्यवसाय के लेन देनों की जनरल प्रविष्टियां किस अवधारणा पर आधारित है? जो भी जनरल एंट्रीज होती है किस पर आधारित है? अब देखिए, मिलान पर है, उपार्जन पर है, लागत पर है,
चालू व्यवसाय पर, और आंसर क्या है? उपार्जन। क्योंकि जितनी भी जर्नल एंट्रीज होती है वो किस पर आधारित है? उपार्जन की अवधारणा पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, उपार्जन, जिसको आपको समझना है, उपार्जन की अवधारणा। नेक्स्ट, लागत की अवधारणा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहती है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहती है कि भाई जो भी हमें स्थायी संपत्तियां हैं, चाहे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, जो भी आप खरीद रहे हैं, वो उनको उसी लागत पर दिखाओ जो आप खरीद कर लाए हैं। उनमें से डेप्रिसिएशन लगता है तो डेप्रिसिएशन घटा के दिखा दो, लेकिन उसमें से दिखाओ, बाजार मूल्य पर नहीं दिखाओ। ध्यान रखना, वसूली मूल्य पर नहीं दिखाओ, केवल उसी मूल्य पर दिखाओ जिस मूल्य पर आपने खरीदा था, चाहे आपने 10 साल पहले खरीदा था, चाहे 20 साल पहले खरीदा था। लेकिन उनमें से डेप्रिसिएशन हो गया तो डेप्रिसिएशन घटा कर दिखाओ। मूल्य बढ़ गया तो ऐसा नहीं है, केवल उसी मूल्य पर दिखाना जिस मूल्य पर संपत्ति खरीदी थी, डेप्रिसिएशन घटाकर। जिसको हम ऐतिहासिक लागत कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। तो ये कहता है लागत की अवधारणा कि संपत्तियों को लागत मूल्य पर दिखाना चाहिए। इसलिए ध्यान रखना, जो मुद्रा का जो अवमूल्यन या अधिमूल्यन होता है, मनी का इन्फ्लेशन और जो होता है हमारा डिफ्लेशन होता है, उस पर लागत की अवधारणा है वो प्रभावित नहीं होती है। क्योंकि अगर आपकी संपत्ति की वैल्यू बढ़ गई तो बढ़ी हुई मूल्य पर नहीं दिखाएंगे, हम उसी मूल्य पर दिखाएंगे जिस मूल्य पर संपत्ति हमने खरीदी थी। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जिसको हम लागत की अवधारणा कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये अवधारणा कहती है कि व्यवसाय की संपत्ति को चिट्ठे में ऐतिहासिक लागत में से दिखाना चाहिए। क्या दिखाना चाहिए? ऐतिहासिक लागत में से। क्या घटाकर? आप देखिए, डेप्रिसिएशन घटाकर दिखाया जाना चाहिए, कमी को दिखाया जाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको ध्यान रखना है, आपको समझना है। नेक्स्ट, क्रय की लागत में से संपत्ति का बीमा प्रीमियम, उसकी स्थापना का खर्चा इसी अवधारणा के कारण दिखाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रय की लागत। आपको ध्यान रखना है कि जो भी हम क्रय की खरीद के लाते हैं, आपने बीमा प्रीमियम चुकाया, आपने स्थापना के खर्चे चुकाए, या जो भी खर्चे चुकाए वो आपको दिखाना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और किसके कारण स्थापना के खर्चे दिखाए जाते हैं? किसके कारण दिखाए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, लागत की अवधारणा के कारण। जो भी संपत्तियां हमने खरीद के लाए, किराया भाड़ा पे किया, जो भी पे किया, उसकी स्थापना के खर्चे पे किए, वो लागत में शामिल करते हैं, और वो सब मिला के ऐतिहासिक लागत होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। लागत की अवधारणा कहती है कि संपत्ति का लागत मूल्य मुद्रास्फीति से प्रभावित नहीं होता है, जिसकी मैं बात कर रहा था। मनी का जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होता है उससे वो प्रभावित नहीं होती है, इफेक्टेड नहीं होती है। सवाल बन गया, किस अवधारणा के कारण व्यवसाय की संपत्तियों में मुद्रा के अधिमूल्यन अवमूल्यन का प्रभाव नहीं होता है? और वो है लागत की अवधारणा। कौन सी अवधारणा होती है? लागत की अवधारणा, जिसको कॉस्ट कंसेप्ट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है और आपको समझना है इसको। नेक्स्ट आप देखिए, लेखांकन की अवधि की अवधारणा। ध्यान रखना, व्यवसाय के जो लेन देन होते हैं वो लेन देन किसके आधार पर रखे जाते हैं? समय के आधार पर। समय की अवधारणा, अवधि की अवधारणा क्यों रखते हैं? 12 महीने के आधार पर लेके, ताकि एक वर्ष के लाभ की दूसरे वर्ष के लाभ से तुलना करें। एक वर्ष में हानि हो रही है तो दूसरे वर्ष से तुलना करें कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर लेखांकन अवधि की अवधारणा, जिसको पीरियोडिकल कॉन्सेप्ट कहते हैं, कि व्यवसाय के लेखे 12 महीने के आधार पर रखे जाते हैं, लेकिन जिस वर्ष में व्यवसाय शुरू हो रहा है, 3 महीने, 6 महीने, 9 माह, 12 महीने, 10 महीने, या अधिकतम मैक्सिमम 15 महीने के लिए 3 महीने एक्सटेंड किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है अवधि की अवधारणा। और अभी आपको पता है कि जो अभी कंपनी अधिनियम 2013 में प्रोविजन आया है कि हमारा जो वित्तीय वर्ष होता है, लेखांकन वर्ष होता है, वो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होगा। इसलिए लेखे आपको अप्रैल से मार्च लिखने हैं, जैसे वैसे इनकम टैक्स में हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी अब कंपलसरी हो गया है, आपको ध्यान रखना है। ये अवधारणा कहती है कि व्यवसाय के लेखे 12 महीने की अवधि के आधार पर बनाए जाने चाहिए, ताकि एक वर्ष के लाभ के दूसरे वर्ष के लाभ से तुलना कर सकें। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको आपको समझना है। एक वर्ष के लाभ की दूसरे वर्ष के लाभ से तुलना कर सकें। और लेखे शुरू में 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 15 महीने मैक्सिमम रख सकते हैं। 12 महीने तो हम बेस लेते ही हैं, अप्रैल से मार्च, जनवरी से दिसंबर, लेकिन अब अप्रैल से मार्च हो गया, आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिस पर आपको फोकस करना है। व्यवसाय के लेखे अधिकतम 15 माह तक बारे में कंपनी अधिनियम में मेंशन है कि आप 15 महीने इसका मैक्सिमम कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको आपको देखना है, फोकस करना है। क्लोजिंग स्टॉक, एक गाना है, बहुत फेमस है। क्या है फेमस? क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री। क्या है जनरल एंट्री? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री, उपार्जन की अवधारणा। क्लोजिंग स्टॉक को व्यापार खाते में दिखाते हैं, मिलान की अवधारणा। क्लोजिंग स्टॉक को संपत्ति मानकर बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाते हैं, चालू व्यवसाय की अवधारणा।
क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य और वसूली मूल्य जो दोनों में से कम हो उस पर करते हैं। रूढ़िवादिता की परंपरा, कंजर्वेटिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री, उपार्जन की अवधारणा। क्लोजिंग स्टॉक को व्यापार खाते में दिखाते हैं, मिलान की अवधारणा। और आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक जो है को संपत्ति मानकर चिट्ठी में दिखाते हैं, चालू व्यवसाय की अवधारणा। क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य और वसूली मूल्य जो दोनों में से कम हो उस पर दिखाते हैं, रूढ़िवादिता की परंपरा। ये सवाल आ गया, देख लीजिए, किस अवधारणा के कारण एक वर्ष के लाभ की दूसरे वर्ष के लाभ से तुलना करते हैं। अब देखिए, और वो आपको पता है किसके कारण करते हैं, अवधि की अवधारणा, जिसको पीरियडिकल कॉन्सेप्ट कहते हैं, कि ताकि एक वर्ष के लाभ की दूसरे वर्ष के लाभ से हम तुलना कर सकें। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिखिए 12 महीने की अवधि के आधार पर बनाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। किस अवधारणा के कारण, अब देखिए किस अवधारणा के कारण, ये सवाल आ गए हैं, किस अवधारणा के कारण मालिक की पूंजी पर ब्याज लगाया जाता है, और वो आपको पता है किसके कारण लगाया जाता है, वो आपको देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सत्ता की अवधारणा, किसकी अवधारणा है, सत्ता की अवधारणा है, जिसको हम एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सत्ता, मालिक, एंटिटी कॉन्सेप्ट, मालिक और व्यापार अलग अलग होता है, जिसको पृथक अस्तित्व भी कहते हैं, उसके कारण ही मालिक की पूंजी पर ब्याज लगाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सत्ता की अवधारणा जिसको देखना है, आपको फोकस करना है, अवधि की अवधारणा। और ये किस अवधारणा के कारण मानव संसाधन को व्यवसाय की संपत्ति नहीं माना जाता है। सीपीटी दिसंबर 2011 में सवाल आया है। अब देखिए, मिलान, चालू व्यवसाय, मुद्रा मापन, उपार्जन, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, मानव संसाधन को रुपए में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए आंसर क्या है, मुद्रा मापन है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेखांकन समीकरण आधारित है, सीपीटी दिसंबर 2011 में सवाल आया है, देखिए आप आंसर खुद भी दे सकते हैं। लेखांकन समीकरण आधारित है, किस पर है, द्विपक्षीय अवधारणा पर है, क्योंकि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स होता है, आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पर आपको फोकस करना है। नेक्स्ट, उपार्जन की अवधारणा के आधार पर निम्न में से कौन सा सही नहीं है। सीपीटी दिसंबर 2010 में सवाल आया है, आगम माइनस खर्चे बराबर लाभ। अब देखिए, आगम माइनस खर्चे बराबर लाभ, आगम माइनस लाभ बराबर खर्चे, बिक्री माइनस सकल लाभ बराबर आगम, आगम बराबर लाभ प्लस खर्चे। अब देखो ये भी सही है समीकरण में, अब देखिए ये भी सही है समीकरण में, क्योंकि आप समीकरण ट्रांसफर करेंगे तो माइनस प्लस होगा, आपको पता है ये भी सही है आपका। लेकिन बिक्री माइनस सकल लाभ बराबर आगम, ये आपका सही नहीं है। अब देखिए ये तीन आपके सही है, एक गलत है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना, कह रहा है कौन सा सही नहीं है, आपको ध्यान रखना है, फोकस करना है कि सही कौन सा नहीं है, उस पर आपको फोकस करना है। लेखा समीकरण आधारित है, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में आए हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं में। अब देखिए, लेखा समीकरण, अकाउंटिंग इक्वेशन किस पर आधारित है, द्विपक्षीय अवधारणा पर, और द्विपक्षीय हमारे पास ये रही, बताया था, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। तो ये देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको फोकस करना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किस व्यवहार का परिणाम संपत्तियों में वृद्धि और दायित्व में वृद्धि होता है। अब देखिए, ये भी कंपटीशन में आया हुआ सवाल है कि संपत्तियों में वृद्धि और दायित्व में वृद्धि। बताया था मैंने कि अगर कोई स्थायी संपत्ति आप खरीद रहे हैं, उधार पे खरीद रहे हैं, तो संपत्ति बढ़ गई, उधर लायबिलिटी बढ़ जाएगा। लिखिए, ख्याति का अपलेखन जहां प्रभावित नहीं हो रहा है, देखो ख्याति का एक ही अपलेखन हो रहा है, तो एसेट साइड ही आपकी कम हो रही है, लाभानी खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं। देनदारों से वसूली हो रही है तो भी संपत्ति प्रभावित हो रही है, केस आपका बढ़ेगा, देनदार कम होंगे। लेकिन सवाल कह रहा है कि संपत्तियों में भी वृद्धि हो और दायित्व में भी वृद्धि हो। फर्नीचर उधार पे खरीदा, ये देखिए ये मामला बढ़िया है, ये क्वेश्चन है, सही है। फर्नीचर खरीदा तो संपत्ति बढ़ गई, लेकिन उधार पे खरीदा तो लेनदार भी बढ़ गए, इसलिए हमारा आंसर क्या है, संपत्तियों में वृद्धि और दायित्व में भी वृद्धि। आप देखिए, दायित्व भी बढ़ेंगे और संपत्ति भी बढ़ेगी। उधार पे फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर संपत्ति बढ़ गई और लेनदार बढ़ गए हमारे, तो ये आपको ध्यान रखना है, फर्नीचर का उधार पर करे तो ये लेनदारों को भुगतान किया, हमारे देनदारों को भुगतान किया तो हमारा केस कम हो गया, और डेटर्स भी आप देखिए, डेटर्स आपके कम हो गए, तो यहाँ पर देनदारों को भुगतान, लेनदारों को भुगतान किया तो केस कम हो गए और हमारी वो भी कम हो गई। लेकिन ये वृद्धि की बात कर रहा है, अब देखिए यहाँ कमी हो रही है, केस कम हो गया और लेनदार कम हो गया, ये वृद्धि की बात कर रहा है। तो वृद्धि में फर्नीचर वाला मामला बिल्कुल करेक्ट है कि फर्नीचर उधार पे खरीदा तो आपकी संपत्ति भी बढ़ गई और आपकी लायबिलिटी भी बढ़ गई, आपको देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट, लेखांकन समीकरण आधारित है। अब देखिए, और लिखा है चालू व्यवसाय की अवधारणा पर, द्विपक्षीय अवधारणा पर, और आपको पता है ये कर चुके, कई बार आ गया सवाल, द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको फोकस करना है। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न। आप देखिए, जिसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, आप
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किन्हीं दो लेखांकन अवधारणाओं के नाम लिखिए। कौन कौन सी है? पृथक अस्तित्व, मुद्रा मापन, कोई भी दे दो। 10 होती है, 10 में से 2 का नाम देना है। 2 अवधारणाओं के नाम दीजिए। अब देखिए आप कर सकते हैं। लेखांकन की 4 परंपराओं के नाम दीजिए। पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा, सारता की परंपरा, सततता की परंपरा, रूढ़िवादिता की परंपरा। अब देखिए 4 परंपराएं होती है, नाम ले लीजिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट, मूलभूत लेखांकन की मान्यताओं के नाम दीजिए। मान्यताएं हमारी 3 होती है। कौन कौन सी? सुदीर्घ संस्थान, जिसको चालू व्यवसाय भी कहते हैं, दूसरी उपार्जन और तीसरी सततता। तो आप देखिए 3 हमारी मान्यताएं होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उनके नाम आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रूढ़िवादिता संबंधी परंपरा से क्या से है? रूढ़िवादिता, जिसको संकुचन की अवधारणा भी कहते हैं, आप देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुदारवादिता की अवधारणा भी कहते हैं, विवेक की अवधारणा भी कहते हैं। रूढ़िवादिता की परंपरा, रूढ़िवादिता की परंपरा कहती है संपत्तियों का अवमूल्यन और दायित्वों का अधिमूल्यन करने के लिए कहती है, खर्चों को बढ़ाकर दिखाने के लिए और आय को कम करके दिखाने के लिए कहती है। इसी परंपरा के कारण देनदारों पर डूबत ऋण आयोजन बनाया जाता है। इसी परंपरा के कारण जो है देनदारों पर बट्टे का आयोजन किया जाता है। इसी परंपरा के कारण गुप्त संचियों का निर्माण होता है। इसी परंपरा के कारण क्लोजिंग स्टॉक और विनियोगों का मूल्यांकन, लागत मूल्य और वसूली मूल्य जो दोनों में से कम है उस पर किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, ये परंपरा लेनदारों पर बट्टे के आयोजन के लिए मना करती है। ये परंपरा दिखावटी साज सज्जा, विंडो ड्रेसिंग के अगेंस्ट में है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है रूढ़िवादिता की परंपरा, आपको ध्यान रखना है, आपको समझना है। तो इससे क्या अर्थ है आपको देखना है कि ये कहता है कि भैया भविष्य में बचत करो, बचत सेविंग करो, दिखावा मत करो। इसलिए खर्चों को बढ़ाने के लिए कहती है, आय को कम दिखाने के लिए कहती है, संपत्तियों को कम करने के लिए कहती है, दायित्वों को बढ़ा करने के लिए कहती है, ताकि बिजनेस हमारा कंटिन्यू चले। हम ये एश्योर्ड नहीं कर लें कि हमारे पास बहुत कुछ है। अगर ऐसा सोच लिया तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है रूढ़िवादिता की परंपरा। प्रत्येक डेबिट और उतना ही क्रेडिट होता है, किस अवधारणा पर आधारित है? और वो है हमारे पास द्विपक्षीय अवधारणा, ड्यूल एस्पेक्ट। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स, जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट होता है, जिसको द्विपक्षीय अवधारणा कहते हैं। एक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा, आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी वो आगे देख लीजिए, व्याख्या कीजिए। एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। गोल्डन रूल भी इसके ऊपर बेस है द्विपक्षीय अवधारणा पर, कि संपत्ति बढ़ेगी तो दायित्व भी बढ़ेगा, संपत्ति घटेगी तो दायित्व भी घटेगा। संपत्ति बढ़ती है तो संपत्ति घटती भी है, दायित्व बढ़ता भी है तो दायित्व घटता भी है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूल एस्पेक्ट, यानी द्विपक्षीय अवधारणा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है, आपको समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चालू व्यवसाय की अवधारणा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, आप देखिए बताया था मैंने, यह लेखांकन की मान्यता भी है और अवधारणा भी है। लेखांकन की एकमात्र अवधारणा जो व्यवसाय के अस्तित्व की बात करती है कि बिजनेस चालू है, दुकान चालू है। इसी अवधारणा के कारण खातों के शेष ट्रांसफर किए जाते हैं अगली वर्ष में, बाय बैलेंस सीडी टू बैलेंस सीडी। पूंजीगत और आयगत खर्चे में अंतर करती है, ये ध्यान रखना। इसका पालन नहीं किया जाता तो वित्तीय विवरणों में उल्लेख करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस आप कंटिन्यू चलेगा। खातों के बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, इसी के कारण करते हैं। वेरी कम अवधि की संपत्ति पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि हमारी जो बैलेंस शीट है वो पूरी बैलेंस शीट चालू व्यवसाय की अवधारणा पर आधारित है, क्योंकि हम बिजनेस आगे चलाएंगे, इसलिए हम संपत्ति और दायित्व को वहां पर दिखा रहे हैं, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो, प्रीपेड हो, एक्रूड हो, अनर्ड हो, जो भी हम शो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस आगे चलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको फोकस करना है। रूढ़िवादिता की परंपरा के उपयोगों के 4 उदाहरण दीजिए। रूढ़िवादिता बताया था, डूबत ऋण आयोजन बनाते हैं रूढ़िवादिता के कारण, बट्टे का आयोजन करते हैं देनदारों पर रूढ़िवादिता के कारण, क्लोजिंग स्टॉक और विनियोगों का मूल्यांकन, लागत मूल्य और वसूली मूल्य जो दोनों में से कम हो उस पर करते हैं रूढ़िवादिता के कारण। गुप्त संचियों का निर्माण होता है, सीक्रेट रिजर्व बनते हैं, वो किसके कारण बनते हैं? इसके कारण भैया डूबत ऋण आयोजन बना लिया लेकिन पैसा नहीं डूबा तो प्रॉफिट तो कम हो गया ना, तो सीक्रेट रिजर्व बन रहे हैं आपके। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कह रहा है? रूढ़िवादिता की परंपरा कह रही है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप देखिए, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। चालू व्यवसाय की अवधारणा बताया था मैंने आपको कि बाय बैलेंस सीडी टू बैलेंस खातों के शेष ट्रांसफर किए जाते हैं। एकमात्र अवधारणा जो व्यवसाय के अस्तित्व की बात करती है, पूंजीगत और आयगत खर्चे में अंतर करती है ये अवधारणा। क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को संपत्ति मानने के लिए कहती है। हमारी बैलेंस शीट कहती है कि बिजनेस कंटिन्यू चलेगा। कौन कहता है? चालू व्यवसाय की अवधारणा, आपको ध्यान रखना है। गिव जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग
प्रिंसिपल, ये लेखांकन की रीढ़ की हड्डी है जिसको हम बैकबोन कहते हैं। और गैप में आपको पता क्या आता है, लेखांकन की मान्यताएं, लेखांकन की अवधारणाएं, लेखांकन के सिद्धांत और लेखांकन की परंपराएं। लेखांकन की 3 मान्यताएं होती है, सुदीर्घ संस्थान, उपार्जन और सततता। लेखांकन की 10 अवधारणाएं होती है, सत्ता की अवधारणा, मुद्रा मापन की अवधारणा, लागत की अवधारणा, द्विपक्षीय अवधारणा, उपार्जन की अवधारणा, मिलान की अवधारणा, चालू व्यवसाय की अवधारणा, वसूली की अवधारणा और सत्यापन की अवधारणा। और लेखांकन के सिद्धांत में 3 को शामिल करते हैं। लेखांकन के सिद्धांत में 3 है, लेखांकन की नीतियां हैं, लेखा जर्नल के नियम हैं और हमारे भारतीय लेखा मानक है, वो उसमें आते हैं सिद्धांतों में। और परंपराएं, लेखांकन की परंपराएं 4 होती है, पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा, सारता की परंपरा, सततता की परंपरा, रूढ़िवादिता की परंपरा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आप फोकस कर रहे हैं। सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत, जिसको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। पृथक अस्तित्व की अवधारणा बताया था, मालिक और व्यापार को अलग अलग करती है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी के कारण व्यापारी देनदार और लेनदार माना जाता है, पूंजी पर ब्याज लगाया जाता है, आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। निजी उपयोग के खर्चे व्यापार के खर्चे नहीं माने जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। द्विपक्षीय अवधारणा बात कर चुके हैं हम कि ये अवधारणा कहती है कि संपत्ति बढ़ेगी तो दायित्व भी बढ़ेगा। हमारी बैलेंस शीट, हमारा तलपट द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। लेखांकन की अवधारणाएं बताया था मैंने, 10 अवधारणाएं होती है। कितनी अवधारणाएं होती है? 10। कौन कौन सी? सत्ता की अवधारणा, मुद्रा मापन की अवधारणा, लागत की अवधारणा, द्विपक्षीय अवधारणा, उपार्जन की अवधारणा, मिलान की अवधारणा, चालू व्यवसाय की अवधारणा और वो आपके सत्यापन की अवधारणा, वसूली की अवधारणा। वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, लेखांकन की अवधारणाएं दृष्टिकोण या विचार होते हैं, उनका लेखांकन में सार्वभौमिक उपयोग होता है, आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको देखना है। गैप वापस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो लेखांकन की रीढ़ की हड्डी है, जिसमें लेखांकन की मान्यताएं आते हैं, लेखांकन के सिद्धांत आते हैं, लेखांकन की अवधारणाएं आती है, लेखांकन की परंपराएं आती है। इसी के कारण लेखांकन को विज्ञान कहा जाता है, साइंस किया जाता है। लेखांकन अवधारणाओं से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में लेखांकन की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं का वर्णन कीजिए। ये बता चुका हूं मैं कि अवधारणाएं दृष्टिकोण या विचार होते हैं जिनका लेखांकन में सार्वभौमिक उपयोग होता है। हमारी 10 अवधारणाएं होती है जिनके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं, जो आपको पता है। सत्ता की अवधारणा, मुद्रा मापन की अवधारणा, लागत की अवधारणा, द्विपक्षीय अवधारणा, उपार्जन की अवधारणा, मिलान की अवधारणा, वसूली की अवधारणा, चालू व्यवसाय की अवधारणा, सत्यापन की अवधारणा। वेरी इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत आपको ध्यान रखना है, हर कॉन्सेप्ट को आपको ढंग से समझाना है। तो ये आपका देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पर मैंने डिस्कस किया है। अगेन मैं आपसे मित्रों रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज हमारे परिष्कार कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि टाइम टू टाइम हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारे परिष्कार वर्ल्ड के चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस पॉइंट पर आज मैंने डिस्कस किया आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। थैंक यू। सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।